हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे एमपी के महारथियों और मेरे क्लास 9th के चाहने वाले मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम फटाफट चकाचक होंगे। ठीक है भाई, तो मैं हूं कौन? मैं हूं बेटा डॉन। नहीं, मैं डॉन नहीं हूं। पहली बात तो भाई, मेरा नाम है, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है निखिल खत्री। का नाम बेटा? मेरा निखिल खत्री नाम है। का नाम बेटा? निखिल खत्री नाम है अपना, निखिल खत्री। लेकिन प्यार से मुझे मेरे प्यारे बच्चे क्या बुलाते हैं? निक्कू भैया बुलाते हैं। तो आई एम यूअर निक्कू भैया। ठीक है, मैं तुम्हारा निक्कू भैया हूँ, एकदम प्यार से तुम निक्कू भैया बुला सकते हो मुझे। एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज हिंदी की जो अपनी बुक है उसके इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। अपन यहाँ पर पढ़ेंगे क्षितिज बुक। क्षितिज बुक से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो समझो, क्षितिज बुक के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। क्षितिज बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले बढ़िया तरीके से, है ना। आगे भी आपको मैं और भी कृतिका वगैरह करवा दूंगा, एक व्याकरण का सेशन भी लेके आ जाऊंगा। क्षितिज भाग एक जो आपका है, क्षितिज भाग एक आपका गद्य खंड और पद्य खंड जिसमें आता है, गद्य प्लस पद्य खंड जो है अपना पूरा का पूरा, वो अपन यहाँ पर दोनों के दोनों खंड को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बताने वाला हूँ। आगे भी आपको और सीरीज मिलेगी जिसमें आपको इजी क्वेश्चन में आगे लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप समझ गए भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें भैया, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। जो पहले चैप्टर में अपने बात करते हैं, मानसरोवर से क्या बोलना चाह रहे हैं कवि। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देखो भाई सीधी सी बात है, तुमको पहले तो तुम क्या करो, गद्य और पद्य जितने भी अपने चैप्टर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी अपने गद्य और पद्य के चैप्टर्स है, गद्य और पद्य के अपने जितने भी चैप्टर्स है, उन सबकी आप रीडिंग स्टार्ट कर दो। रीडिंग स्टार्ट कर दो, रीडिंग बड़े तरीके से स्टार्ट कर दो। रीडिंग आपकी तब तगड़ी होना चाहिए, गद्य और पद्य के जितनी भी है ना। इनकी रीडिंग का की एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, काय की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको। बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर दो। क्या रीड करना स्टार्ट कर दो? एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ लो यहाँ से बढ़िया तरीके से। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी भाई, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी रीड करने के बाद हमारा मेन मकसद ये होता है भैया, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। मान सरोवर, तो इसमें मन आ रहा है और सरोवर आ रहा है, मन आ रहा है और सरोवर आ रहा है। तो मन और सरोवर, सरोवर मतलब होता है क्या? तालाब। और मन हमारा, कि मन तुम्हारा मन ही है, तो मन रूपी तालाब, क्या बोलता हूं मैं उसमें, मन रूपी तालाब की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। तो सच्चे प्रेम की कसौटी ये कि कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावना जागृत हो जाती है। मन की मलिनता मतलब जो भी मन की गंदगी वगैरह है वो सारी सारी दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मन के पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती है। सद्भावना मतलब जो हमारे अंदर अच्छी अच्छी भावना होती है, जो हमारे अंदर सदाचार होते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने बोला है भैया कि सच्चे प्रेम की कसौटी यही है कि सच्चे प्रेम की कसौटी, कसौटी जिंदगी की, कसौटी जिंदगी की, आपने वो चैनल आता होगा अपना, वो आता है उसमें क्या कहते हैं, पहले आता था कसूरी जिंदगी करके भैया, एक धारावाहिक चैनल आता था, है ना, कसौटी जिंदगी की। चलिए, तो समझ में आया भैया? अब यह बात करता हूँ अगर मैं भाई कि कसौटी का अर्थ क्या होता है। तो कसौटी का मतलब होता है एक तरीके से परख करना या परीक्षा करना किसी की, है ना। कसौटी का बोलेंगे अपन की जांच क्या होता है, कि प्रेम की जांच क्या होती है, प्रेम की परख किसे कहते हैं, प्रेम की परख किसे कहा जाता है ना। कि एक परख किसे कहा जाता है प्रेम की, तो प्रेम की परख इसे कहा जाता है कि सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है, कि सच्चे प्रेम को परख करने वाला क्या है, कि सच्चा प्रेम तभी होता है जब उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाए। जो भी आपके मन में भैया गंदे गंदे विचार चलते हैं, फिर जो भी आपका बुरे कुबुद्धि, जो आपकी कुमति होती है, कुमति आपकी दूर हो जाए, आपके गलत विचार आपसे दूर हो जाए और आप भैया एकदम पवित्र निर्मल पवित्र विचारों के साथ खुले में अपना जीवन अच्छे से बिताएं भैया, बड़ी तरीके से आपका जीवन व्यापन करें, उसे बोलते हैं अपन बेसिकली कसौटी, है ना। तो यहाँ पे प्रेम की कसौटी बताई गई है। और क्या बोल रहे हैं, इससे सद्भावना भी जागृत आती, पाप धुल जाते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में भैया जो कवि है उन्होंने, कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया कि जो भी अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस संसार में सबसे बड़ा सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव का मतलब क्या है, जो धर्म से भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव, तर्क वितर्क और वेर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। कि बेसिकली तर्क वितर्क में नहीं पड़ता है ना। जो वेर विरोध मतलब किसी से वेर करना, किसी से दुश्मनी, किसी का विरोध, किसी से झगड़ा वगैरह, ये सब अगर जो इंसान नहीं करता, जो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है, जाति के चक्कर में नहीं पड़ता है, किसी भी इस चक्करों में नहीं पड़ता है, वही
क्या होता है, वही सच्चा संत कहलाता है। कि संत का मतलब ये नहीं है कि भैया आप धोती कुर्ता पहन रहे हो, माथे पे चंदन लगा रहे हो, जटाएं आपने रख ली है, वो असली संत नहीं कहलाता है। असली संत कवि के अनुसार वो कहलाता है जो सांप्रदायिकता से दूर रहे, तर्क वितर्क से, झगड़ों से, वेर विरोध से, हर एक चीज से दूर रहे, जो अपना सात्विकता अपने जीवन में लेके आए, जो भाईचारे को प्राथमिकता दे, जो धर्मनिरपेक्षता को रखे, अपने अंदर की किसी भी धर्म को हीन ना समझे, हीन भावना से ना देखे, सभी धर्मों को अपना समझे, पराया का भेद ना रखे, वही एक्चुअली क्या होता है, सच्चा संत होता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य ईश्वर को भैया देवालय में, मंदिर मतलब मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। लिखा है ना भैया इसमें, मंदिर गया, काबा, कैलाश, कबीरदास जी बोलते हैं यहाँ पर, है ना, कैलाश गया, काबा गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, है ना। तो यहाँ पर ढूंढता रहता है भैया कभी। रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, रस्सी भैया किसके लिए हुआ, कि रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है, और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहीं कहा नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है भैया, रस्सी का यहाँ पे प्रयोग इसलिए हुआ है कि रस्सी मनुष्य के शरीर के लिए बात कर रहे हैं भैया, कि मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है। मनुष्य का शरीर एक तरीके से एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, तो कब टूट जाए मतलब मनुष्य कब भैया मौत के शिकंजे में फंस जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता है। इसके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई है। बहुत इजी है भाई, इजी क्वेश्चन है, लेके आया मैं तुम्हारे लिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं है ना। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास का व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, तो कवित्री के कच्चेपन के कारण उसकी मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री क्या है भैया, कच्चेपन की बात है, कि कच्चेपन का मतलब कि कच्चा नहीं है भैया, कुछ भी कच्चा नहीं है। पर कच्चेपन की बात क्या कर रहे हैं, कि उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है। ठीक है भाई, यहाँ पर समझ में आ गई। प्रौढ़ता मतलब बेसिकली वो अभी कच्चेपन के लिए है, मतलब व्यर्थ है, कि भैया उनकी मुक्ति के सारे प्रयास, उसमें अभी प्रौढ़ता नहीं है। प्रौढ़ता का मतलब क्या था, पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। क्या नहीं है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, वो एक तरीके से अभी पूरा नरिश्ड नहीं है, जिस वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है, और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहता है। उसके प्रभु से मिलने उसे नहीं दे रहा है। आई मेरी बात समझ में, प्रभु से मिलने इसलिए दे रहा है क्योंकि उसमें भी परिपक्वता नहीं है, वो प्रौढ़ता नहीं है, वो भी एक तरीके से कच्ची उम्र में है, ये कह सकते हो आप। ठीक है भाई। अब कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, घर जाने की चाह से कवित्री क्या सोच रही है, तो कवित्री का घर जाने से यह तात्पर्य है प्रभु से मिलना। क्या करना, प्रभु से मिलना ही एक तरीके से कवित्री के घर जाने से चाह का तात्पर्य है। कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, कि इस भव सागर को पार करके वो कहाँ जाना चाहती है, अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, कि वो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, वो अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। लाइकवाइज मीराबाई, है ना, वैसी इनका भी भक्ति है यहाँ पर, कि जो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, दुनियादारी के वेर विराग को छोड़कर, पूरी मोह माया को छोड़कर, वो सिर्फ कहाँ जानी चाहती है भाई, अपने खुद के अपने प्रभु के पास, अपने ईश्वर के पास वो जाना चाहती है। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी है वो ईश्वर के नाम करना चाहती है, यहाँ पर ये इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो कवित्री का घर जाने का संबंध यहाँ इस चीज से है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय क्या है। ज्ञानी मतलब क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो वही ज्ञानी है क्या, असली ज्ञानी वही होता है कि जिसको घन सारा ज्ञान होता है? नहीं भाई, असली असली ज्ञानी क्या है, देखो सीधी सी बात है, देखो तो कवित्री बोल रही ज्ञानी से। देखो ये किसका है, ललग्द का है। ललग्द जो अपनी है, ललग्द जो बेसिकली ललग की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, वाक से लिया गया है ये, है ना। ललग्द से लिया गया, ललग्द वाक से लिया गया है, ललग्द वाक से लिया गया है, ये वाक बोलो तुम्हें, है ना। अब ये अपन ने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वाक से लिया गया है। अब यहाँ पर
देखो कवि परिचय के लिए मैं आपके 9th क्लास में सारी की सारी चीज़ें डाल दूंगा, एक और सेशन ले लूंगा अपन, तो उसमें 9th में अपन डाल देंगे उसको भी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया ज्ञानी से। काय की बात कर रहे हैं बेटा? ज्ञानी से। तो ज्ञानी किसको बोला गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि लिखना है ना कि आदि सी राह रह गई सीधी ने रहा, है ना, बीत गया जम तब टोटी नहीं पाई। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि वो कह रही है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये आपके इस पद्य में जो लास्ट वाला पद्यांश है, जो लास्ट वाला पद्यांश है उसमें आपको पता चलेगा। लास्ट वाले पद्यांश में उन्होंने ये लिखा है कि ज्ञानी है तो सही से पहचान, वही है साहिब की पहचान। है तो ज्ञानी है तो मतलब लिखा ना, थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ज्ञानी तो है स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। कि अगर तू ज्ञानी है तो उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके, ना उस ज्ञान से जो हमें शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, है ना। और साहिब, साहिब बोला भैया अपने परमात्मा को बोला है, जो आत्मा परमात्मा के संबंध को जान सके, उस ज्ञान की बात करिए। कवित्र के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम उनके धर्मों में विभाजित करके मंदिर व मस्जिदों में ढूंढते हैं। आगे मेरी बात समझ में, इस ज्ञान को बोला है कि अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से बनाने को बोला है। अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से बनाने को बोला है कि आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए। तो आत्मा का संबंध जब बन जाएगा परमात्मा से, आत्मा का संबंध जब बन जाएगा परमात्मा से, तब चीजें भैया बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तब असली ज्ञान प्राप्त होगा, वही एक असली ज्ञान होता है। आई मेरी बात समझ में कि धर्मों में आजकल का इंसान क्या है, धर्मों में बटा हुआ है। क्या में बटा हुआ बेटा? धर्मों में बटा हुआ है। धर्म लाइक जैसे कि तुमको बताता हूं मैं कि धर्म, एक धर्म से अपने भगवान अलग, दूसरे धर्म के भगवान अलग कर लिए, तीसरे धर्म के ईश्वर अलग कर लिए, चौथे धर्म के ईश्वर अलग कर लिए। तो 4 धर्म के अलग अलग बने हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कवित्री ज्ञान, ज्ञान उसको ही बोल रहे कि आत्मा से परमात्मा के संबंध को जानने से बोला है, ना कि यहाँ पर यह कि भैया कि तुमको ज्ञान है कि पढ़े लिखे ही करो, है ना। वो तो ज्ञान है ही सही, वो तो ज्ञान आपको मिलता ही है, लेकिन पढ़े लिखे वाले ज्ञान की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। आगे मेरी बात समझ में, चलिए भैया। अब इसके बाद वाक है ना, वाक हो गया अपना, ये ललग्ध ने लिखा है, ललग्ध इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखो, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि की बात चल रही भैया, ब्रजभूमि, ब्रजभूमि, हा। तो ब्रजभूमि में भैया क्या है कि ब्रजभूमि कहाँ की बेटा? श्री कृष्ण जी की भूमि है ब्रजभूमि, ब्रजमंडल, ब्रजधाम। आइए ब्रजधाम की यात्रा, ब्रज मतलब होती ना, पंचकोश ब्रज 84 करके कुछ यात्रा होती है, पूरे ब्रज की यात्रा होती है। ब्रज में बरसाना जाता है ना, बरसाना है और अपना नंदगांव है ना, बहुत सारी जगह है भैया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भैया, तो तो यहाँ पर किसके? रसखान की बात चल रही है, रसखान की बात चल रही है भैया, सवैये, सवैये की बात चल रही है, सवैये से लिया गया है। लिखा ना, मानुष ये तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल के गांव ग्रारन, जो पशु ते कह बरसे मोरे चोर चिंत, नंद के धेनु मंजारन। तो यहाँ रसखान जी ने लिखा है भैया, रसखान के सवैये है ये, रसखान के सवैये की बात चल रही है, रसखान के सवैये, सवैये। अच्छा, रसखान की बात चल रही है, तो एक काम करो तुम लोग फटाफट से, एक काम करो तुम लोग फटाफट से कि तुम लोग उनकी 2 रचनाओं की नाम बता दो मुझे। रसखान की 2 रचनाओं के मुझे कमेंट करके बता दो। रचनाओं की दो रचना कौन कौन सी? रसखान की 2 रचनाओं के नाम मुझे कमेंट करके बताओ। रसखान के 2 रचनाओं के नाम कमेंट करके बताओ फटाफट से, कौन कौन सी है। रसखान ने लिखा है सवैया, सवैये में भैया सीधी सी बात है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। तो भैया ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है उनको अपने अंदर, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। कि मैं भैया मेरे सारे जन्मों में, मेरे हर एक जन्मों में ब्रजभूमि का वासी बनकर रहना चाहता हूं। मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं और कहीं जाऊं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रज, ब्रज धाम, ब्रज मंडल में, मतलब कि वही श्री कृष्ण के साथ मेरा पूरा का पूरा जीवन बीते, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते हैं भाई, सीधी सी बात यहाँ पर उन्होंने बताई रखी है ना। फिर बोल रहे हैं ब्रजभूमि का वासी बनना चाहता है, ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए। क्या बोला भैया? क्या बनाए? ग्वाला। ग्वाला कौन होता है? गाय चराने वाला, जो गायों को चराता है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। आहा क्या बात है। देख भाई, बहुत इजी सी बात बताई यहाँ पे, गाय को चराने वाला, क्योंकि जो श्री कृष्ण है, जो कि श्री कृष्ण है वो गाय चराते हैं भैया, ग्वाले उनके साथ रहते हैं भैया, है ना, छोटे छोटे ग्वालों के साथ रहते हैं। वो बोल रहे कि मुझे ग्वाला बनाए, गाय बना दे मुझे भैया, पक्षी बनाए, पत्थर
वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है, कि मैं उस ब्रजभूमि का गाय बनना चाहता हूं, मैं उस ब्रजभूमि का ग्वाला बनना चाहता हूं, मैं इसी ब्रजभूमि का पक्षी बनना चाहता हूं, मैं इसी ब्रजभूमि का पत्थर बनना चाहता हूं, मैं इसी ब्रजभूमि के कण कण में रहना चाहता हूं और अपने श्री आराध्य कृष्ण को अपने साथ रखना चाहता हूं। तो यही भैया कवि का प्रेम है इस ब्रजभूमि से। अब वो चाहता है आगे, वो क्या चाहते हैं कि वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील व कुंज पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है, कि मैं अपने वनों पे, बागों पे, कुंजों पे, हर एक लताओं पे, पुष्प पे, हर एक चीज पे, कि जो भी वो चीजें तालाब में, हर एक चीज में जो ब्रज में है, उस पे मैं अपना पूरा का पूरा आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। रसकान जी भैया बहुत ही तगड़े आदमी थे, हाँ थे, मतलब अब तो नहीं, अब तो साहित्यों में है बस वो, ठीक है। तो रसकान जी भैया क्या है, बेसिकली अनन्य अनन्य कृष्ण कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनन्य ब्रज महिमा, राधा के प्रेम लीलाओं के बारे में बताया गया है ना। यहाँ पे लिखा है ना भैया, पाहन हो तो वो गिरी जो करे हरिछत्रपुर धारण, जो खग हो तो बरसों करी तो मली मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, की मैं डालियां बनने को तैयार हूं, कुंज बनने को तैयार हूं, वन बाग उपवन में सबको समर्पण करने को तैयार हूं अपना। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर भैया सबको निहारने की बात कर रहे हैं, कि वो वन को, बागों को, तालाबों को, पत्थरों को, कणों को, ब्रज के सारी चीजों को निहारते रहते हैं। वो तुमको वाला गाना सुना तुमने, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, पान गली में राधे राधे, है ना। वो सारे घाट, बाग, उपवन, वहां वो पूरा अच्छा खासा कुछ आधे घंटे का पूरा भजन है वो। उस आधे घंटे के भजन में पूरा यही बताया गया क्या 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 वहां पे रहेगा ब्रज मंडल में। तो ब्रज भूमि से अनन्य प्रेम करा है इन्होंने। अब कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कवि कृष्ण इन्हीं के विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। मतलब ये समझ रहे, देखो श्री कृष्ण जी जो है वो ब्रज भूमि से, ब्रज मंडल से हैं। कृष्ण जी की भूमि ब्रज भूमि है। तो ब्रज भूमि में जो कृष्ण जी हैं, ब्रज भूमि में जो कृष्ण जी है, ब्रज भूमि में जो कृष्ण जी है, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली कृष्ण जी। अब देखो यहाँ कवि ये सोचते हैं कि कृष्ण जी ब्रज भूमि में, कृष्ण जी वनों में गए होंगे, कृष्ण जी बागों में गए होंगे, है ना, कृष्ण जी बागों में गए होंगे, कृष्ण जी ने भैया इस तालाब से पानी जल ग्रहण किया होगा, है ना। तो समझ रहे हो कि इस तालाब में, वनों में, बागों में गए हैं, कि वन में भैया उनका जो वो कौन सा वन है यार, निधिवन। निधिवन जो है, निधिवन में वहाँ पर गोपियों के साथ भैया वो रास रचाते थे। अगर अपन निधिवन में भी जाके भी आया था वहाँ पर, तो वहाँ भी यही है कि भैया गोपियों के साथ रास रचाया उन्होंने, वहाँ पर थे। तो कवि को ये अनुभूति होती है कि यार यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी थे, तो वो अपने वन, बाग और तालाब को निहारते रहते हैं। क्यों निहारते हैं? वो निहारते हैं इसलिए कि वो जब उसको देखते हैं तो उनको यही लगता है कि यहाँ पर हमारे मेरे कृष्ण जो है, मेरे आराध्य हैं, जो उन्होंने लीला करी है यहाँ पर, और उनकी लीलाओं से भैया वो बहुत ज्यादा अभिभूत है उस चीज से। वो कि वो जब भी उनको देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर स्वयं कृष्ण जी आए थे। तो वो अपने आप को धन्य पाते कि हे भगवान, मैं धन्य हूँ कि जो मेरे स्वयं अनन्य श्री कृष्ण जी वहां पर, जिन्होंने रास लीला की है, जिन्होंने वहां पर लीला रचाई है, जो वहां पर आए हैं, उस जगह में भी वहां खड़ा हूं। अपने आप को इस बात से बहुत ज्यादा ऊपर पाते हैं, बहुत ज्यादा धन्य पाते हैं कि हे धन्य है धरती, कि जहां पर श्री कृष्ण आए और मैं भी वहीं पे खड़ा हूं, कि मैं भी धन्य हूं और धरती भी धन्य है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण जी, सब हमारे गोपाल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर भी चीजें लीला रची है, फिर कुछ भी किया है ना। इन्हीं में विहार किया करते थे कृष्ण जी, वहीं पे रहते थे। इसलिए एक लुटकी और कामरिया पर कवि की सब कुछ निसार करने को क्यों तैयार है, समझो भैया। तो रसखान जी के आराध्य देव हैं कृष्ण जी जो हैं, उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? तो श्री कृष्ण जी कौन के रूप में? कंबल और लाठी डाले हुए। लाठी और कंबल ग्वाले की होती, ग्वाले और कंबल डाल लेते हैं और लाठी पकड़ के गाय चराते हैं। तो यहाँ पर ग्वाला एक तरीके से गोपाल बोलते हैं ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा भाई ने बोला है बेसिकली। तो गोपाल मतलब वही गाय चराने वाला गोपाल हो गए, है ना। तो
बेसिकली यहाँ पर ग्वाले के रूप में भी बताया गया है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो ग्वाले के रूप में भी लगते हैं, कंबल और लाठी की जब उनके हाथ में रहती है ना, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, कि वो जो चीज है, वो ग्वाला जो छवि है, वो संसार के सारे दुख एक तरफ और श्री कृष्ण जी का वो रूप एक तरफ, कि वो सभी को कहते हैं मात दे सकता है। और इन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भगत के लिए, भक्त के लिए परम सुखदायी होता है, कि जो चीज भगवान ने धारण कर ली है वो एक भक्त के लिए बहुत सुख देने वाला है, वो इस संसार के सारे सुखों से परे है, उससे ऊपर दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। ऐसा यहाँ पर रसखान जी कहने चाहते हैं कि जो चीज हमारे श्री कृष्ण ने धारण कर ली है वो एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्लियर है भाई? सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो सखी ने गोपी से क्या बोला था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर ले, कि मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। मोर मुकुट, मोर मुकुट पता तुमको? मोर पंख होता है जिसके मुकुट पे उसे बोलते हैं मोर मुकुट। गलों में गुंजों की माला पहने, आहा, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया ये एक तरीके से वही भक्ति भाव में वाला चैप्टर है, जिसको पता है, पढ़ा है, इसके काम करा करो। तो वन शॉट हिंदी में पढ़ ला करो। हिंदी अगर आपको पद्यांश याद नहीं होता तो इसकी हिंदी व्याख्या पढ़ा करो, हिंदी व्याख्या पढ़ा करो। हिंदी व्याख्या में आपको बड़ा मजा आएगा। माना कि तुमको ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा या फिर जो राजस्थानी भाषा या फिर जो खड़ी बोली वो समझ में नहीं आती होगी, तो मैं चाहता भी नहीं कि तुम उसको बहुत डीप पढ़ो, है ना? ठीक है बेटा? समझ में आ गई मेरी बात? तो इसकी बात चल रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त भी हैं, उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तब तो होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर श्री कृष्ण का संपर्क चाहते हैं, कि जैसे भी तैसे करके भैया मुझे एक तरीके से श्री कृष्ण का पशु हूं मैं, पक्षी पहाड़ कुछ भी बनकर श्री कृष्ण का, उनकी भक्ति भावना तृप्त हो रही है। भक्ति भावना मतलब उनके अंदर की भक्ति को दिखा रहा है, किस प्रकार से भक्ति दिखा रहे हैं अपनी, है ना? तो कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। सीधी सी बात है भैया, पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है कि भैया जो श्री कृष्ण है मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि एक इंसान जिसको जिंदगी भर से साल से ही भैया पूज रहा है तो वो चाहेगा कि वो उनको मिल जाए, कि भगत के वश में है भगवान, कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, कि भक्त के ही वश में होते हैं भगवान, कि भक्त जो है वही वश में, मतलब भक्त अपनी यहाँ से दर्द हो रहा है मुझे आज पता नहीं क्यों, भक्त अपनी चीजों को लेके, भक्त अपनी सारी अपना भक्ति करके, अब भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके, भगवान को शीश कमल को पूज के, वो एक तरीके से भक्त ही मार्ग है भगवान से मिलने का। ठीक है, इसलिए वो पशु पक्षी पहाड़ बनाकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर को ऐसा लगता था कि मानो कोयल के द्वारा उसके लिए कोई अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाया गया हो। कोयल की ऐसी दशा को देखकर लगता है कि वह महत्वपूर्ण है और इसलिए कोयल से प्रातः काल का भी इंतजार नहीं हुआ, कि कुछ भैया इंपॉर्टेंट संदेश उनको दिया गया है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? कौन? तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही शासन प्रणाली अन्याय से पूर्ण थी। उनके द्वारा हमारे भारतवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार व दुर्व्यवहार किए गए थे। तुमको सबको पता है, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? तो आधी रात में कोयल की चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे कि कवि सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं कोयल कोई कष्ट में तो नहीं है, वह जितनी चीख रही है, या आधी रात में कोयल की क्रांतिकारियों के लिए कोई संदेश तो नहीं लेकर आई है जो इतनी रात में भी चीख रही है, या कोयल क्रांतिकारियों को इतने दुख में देखकर ऐसे व्याकुल हो रही है जैसे मानो कि वह पागल हो गई हो। कि भैया क्रांतिकारी वही औपनिवेशिक काल की बात चल रही, गुलामी वाले काल की बात चल रही है, कि जिस समय हमारा भारत क्या कर रहा था भैया, गुलामी के दिन में था, उस समय की यहाँ पर बात चल रही। केदी और कोकिला से लिया गया बेसिकली, है ना, कि केदी थे हमारे जो भी जितने क्रांतिकारी की बात करें हम, शोषण किया जाता था उनका, उनको कैद करके रखा जाता था। तो केदी के पे जो कोकिला बोलते हैं ना, कोयल से बोला, केदी और कोकिला से लिया गया। चतुर्वेदी जी हमारे इस पाठ के लेखक भी हैं भाई, है ना, चतुर्वेदी जी ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो समझ गए, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है भैया इन लोगों को, इनको कहा जाता है ना, भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है भैया,
तो समझ रहे हो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरी बदमाशों के डेरे में जिंदगी जीने नहीं देती। तो कोयल को बेसिकली सब फील हो रहा है कि भैया वहां पर रात्रि में चीख रही है कोयल। यहाँ पर एक तरीके से स्वतंत्रता को बताया गया है ना। भारतीय आत्मा कहा जाता है किनको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, राष्ट्रीय भावना से युक्त है भैया, तुमने पढ़ी होगी ये चीज तो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है भाई। हिम किरीट नीति, हिम अंगिनी, दो इनकी रचना है, बहुत इजी। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या मुख्य कारण है कि उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है ना। अंग्रेजों के द्वारा काल कोठरी में मतलब कि बेसिकली जेल में बंद कर दिया गया है। काल कोठरी बोलते तो उस टाइम पे जेल में इनको बंद कर दिया गया है। जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। कोयल अपनी मीठी एवं मधुर आवाज से पूरे जगत में गाना गाती घूम रही है, परंतु कवि को तो रोने तक का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अगर कवि रोते तो अंग्रेज द्वारा उन्हें इस गुनाह की भी सजा दी जा सकती थी। क्योंकि कोयल जो है भैया, कोयल अनंत आकाश में उड़ रही है। देखो ये सब भैया अपनी चीजें बताई जाती है, ये सब उपमान है, ये सब उपमान है जिनको यूज करके कवि अपनी कथा को व्यक्त करता है, ये सब उपमान है ना। तो कोयल की स्वतंत्रता से कवि ने अपनी परतंत्रता का बताया कि कोयल ने अपनी स्वतंत्र, कवि ने देखो कवि ने कोयल की स्वतंत्रता से अपनी गुलामी को बताया है। इसलिए कवि ईर्ष्या कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि कवि तक को हंसने छोड़ो, रोने तक का भी भैया यहाँ पर हक नहीं है कि अगर वो रो भी देगा तो भी उसको भैया जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों ने, वो प्रताड़ित करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, जो भी कर सकते उसको सजा भी मिल सकती है ना। कोई काल कोठरी में है, वो जेल में बंदे बेचारा बापड़ा। आगे बढ़े, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अपने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है, अंग्रेजों द्वारा पहनाई गई बेड़ियां कवि के लिए किसी गहने से कम नहीं है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यह बेड़ियां मैंने अपने देश के हित एवं स्वतंत्रता के लिए पहनी है। कि ये मैंने मेरे देश प्रेम बताया, तो मेरे बोले मेरे देश के लिए हथकड़ियां पहनी है, कि हमारी हथकड़ियां जो है, हमारी जो आपने जंजीरें बना रखी है हमारे हाथों में, वो हमारे देश के लिए है, देश के हित के लिए, देश के अच्छे के लिए और मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए है। तो ऐसी 1000 बेड़ियां कुर्बान है भैया, इसलिए वो बेड़ियों को क्या बोलते हैं? गहना बोलते हैं, कि ये तो हमारा गहना है, तुमको सजा दिया है। आय हाय हाय क्या बात है। तो इसलिए मेरे लिए यह किसी गहने से कम नहीं है। कवि का मानना है कि हथकड़ी मैंने अपने देश के आत्मसम्मान को बचाने के लिए पहनी है, यह मेरे लिए किसी स्वर्ण आभूषण से भी कम नहीं है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि मैंने किसी गलत कार्य के लिए यह हथकड़ियां नहीं पहनी। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा भी है। क्लियर है। कांजी हाउस में क्या बोल रहे भैया? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वे कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया सके किसके उनमें से कोई भाग तो मर तो नहीं गया। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति क्यों प्रेम बढ़ाया? 2 बेलों की कथा भैया, है ना, बहुत ही अच्छी कथा है भैया, हीरा मोती। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ाया, और जो उन्हें लगा कि वह अभी भी उसी तरह से अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है। देखो ये बता दो 2 बेलों की कथा के लेखक कौन है? 2 बेलों की कहानी के लेखक का नाम बता दो, लेखक का नाम बता दो फटाफट से कमेंट करके बताओ लेखक का नाम क्या है, 2 बेलों की कथा वाले लेखक का नाम। ठीक है, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीतिगत विषय मूलक उभर कर आए हैं, ये भी बता दो भाई, कौन कौन से 2 बेलों के माध्यम से। तो पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए, अपने समुदाय के लिए अपने हितों को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आजादी बहुत बड़ा मूल्य, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार होना चाहिए। अच्छा, हीरा और मोती किसके बेल हैं ये भी बता दो आप, उसके मालिक, उनके मालिक का नाम क्या है ये भी आप फटाफट से बता दो कि हीरा मोती के बेल जो हैं वो किस, उनके मालिक का नाम क्या है, किसके बेल है भैया? बहुत अच्छा सा नाम है, वो दोनों का नाम बताना, पति पत्नी का। आप एक का ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावों को, विशेषताओं को आधार पर उनके प्रति रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ को संकेत किया है? तो प्रेमचंद ने गधे को क्या बोला भैया? सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख, प्रेमचंद के फटे जूते, है ना, आदि गुणों के आधार पर बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत ही सीधेपन के कारण सामान के पत्र भी नहीं समझा, सम्मान के पत्र के बाद भी नहीं समझा जाता। मतलब क्या है, गधा कैसा होता है? ढेचू करता है, कि वो सहनशीलता उसमें बहुत है, कितना उस पर बोर्ड रख दो खच्चर गधे पे, कभी भैया वो सब कुछ चीज सहन कर जाता है। सीधापन उसमें बहुत है, गधा सीधा होता है तो तुम गधे हो। क्रोध ना करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया जाए भाड़ में, हम तो भैया अपनी मस्ती में मजा है।
है ना। दुनिया की टेंशन नहीं लेता गधा आदमी, तो गधा मूर्ख नहीं होता है, लेकिन मूर्ख होता है। अब तुम देख लो कि तुम गधे हो कि घोड़े हो, क्या हो तुम भैया, या फिर खच्चर हो या फिर क्या हो तुम, देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो गधा तो मूर्ख ही होता है। शामू तो गधा है, गधे का मतलब नहीं कि शामू ढेचू ढेचू कर रहा, नहीं, वो मूर्ख है। ये मेरी बात समझ में। तो भाई मेरे गधे आगे देख लो। अब तक भैया बढ़िया लगा होगा, तुमको समझ में आ ही गया होगा। और भी क्वेश्चन है अभी, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया मैं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवानी है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है? सीधी सी बात है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती कैसे पता चलता है? दोनों ने एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जब ये दोनों बैल अपना हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं तो दोनों ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरों को कम बोझ देते हैं। दोस्ती इनकी भैया खली या भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में नाद में मुंह डालते हैं और खाना खाते हैं ना, एक मुंह हटा देता है फिर दूसरा हटा लेता था। जब कुछ लोग खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया था तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया वापस। कांजी ओस की दीवार के टूटने पर जब हीरा को भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसको छोड़कर नहीं भागा। मतलब दोनों के भैया जन्मों जन्मों की कहानी है। तो हमारे भारत देश में क्या है भैया कि हमारे भारत देश में ऐसा है कि भैया पशु पक्षियों को भी आपस में प्यार होता है। हमारा भारत देश इस प्रकार से भैया विचित्र है। और यहाँ पर बेसिकली जब बिछड़ते हैं तो भैया करुणोत्पादक होता है बिछड़न का समय। मतलब जब बिछड़ते हैं तो बड़ा ही बुरा लगता है कि बिछड़ के तुझसे अब मुझे जीना है, यही करना है मुझे जीवन में। कितना अपन किसी से बिछड़ गए। तू बिछड़न बिछड़न कह दी है, तू बिछड़न कह दी है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए। हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल। भैया मैं ज्यादा सेंटी नहीं हो रहा हूँ, बस मैं गाना गा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिछड़न का समय आया था भैया कि जब वो जो बिछड़ गई थी हीरा मोती, तब की बात कर रहे हैं कि बिछड़ के तुझसे अब मुझे जीना है, ये मुझे इस उम्र में करना है, वही वाली बात चल रही थी और कुछ भी नहीं है। तुम इधर ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। होंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने लासा की ओर है ना, उसमें से लिया गया ठहरने की उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वे में भी उनको उचित स्थान नहीं दिला सके। सीधी सी बात है। लासा की ओर के चैप्टर के भैया लेखक कौन है, लासा की ओर जल्दी बता दो, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या था, संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति वहां जान पहचान थी सुमति की वहां पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में भिखारी के वेश में गए थे ना, वो तुमको मैंने बताया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था, सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों के मनोवृत्ति में बदलाव के कारण हुआ होगा। वहां के लोग शाम होते ही छड़ पीकर मतलब होश खो देते, मतलब दारू वारू पीकर होश खो देते थे, और सुमति भी साथ नहीं थे। समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से उनको मुश्किल हुई भैया चीजें। अब उस समय के तिब्बत के हथियार का कानून न रहने का कारण रातियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक वगैरह जो भी है चाकू छुरे रखते थे वहां पर खुलेआम। साथ ही वहां के अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग था। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, है ना। इसलिए यात्राओं को हत्याओं और लूट मार का भय बना था यात्रियों को। लेखक के माध्यम में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए, तो भैया ये आगे घोड़ा थक्कर धीमा चलने लग गया था। इसलिए लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। सीधी सी बात है, शेखर विहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार नहीं रोका। एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे, समझ गए। बुद्ध वचन वहां पे पढ़ रहे थे, मैंने बताया भी था तुमको। कुछ मेरे बेच के बच्चे अगर देख रहे हो तो मैंने बेचेस में पढ़ाया भी है चैप्टर। वैसे पढ़ने मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति के यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। यात्री के दौरान अपनी किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भाई, ल्हासा की ओर से ये है ना तिब्बत यात्रा में। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी, भिखमंगा मतलब भिखारी के रूप में उनको यातना करनी पड़ी, कि वही टोपी वोपी लगा के भिखारी की पोशाक वगैरह पहन को उनको यातना करनी पड़ी, कि ताकि कोई उस पर शक नहीं करे कि यार ये तो भिखारी से क्या ही कर लेगा ये, है ना। पर भाई वही बात है कि वहां पर जाने का एक ही मार्ग था, जिससे भैया सेनाओं की सारी टुकड़ी वगैरह, मतलब सेनाएं, थल सेना, नौ सेना, जब सेना, जितनी भी सेनाएं वहां से जाती थी, सबका एक ही रास्ता था। और वहां पर ऐसे तिब्बत जाना भाई वहां पर अलाउ नहीं था किसी को, है ना, अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के घर में घुसने नहीं देते थे
सीधी सी बात है भाई कि अगर चोरी नहीं हो जाए, भीख मंगा क्या है, भिखारी है, चोरी करके ले जाएगा हमारे घर में से। वहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, किसी के घर में ही रुकना पड़ता था, किसी की झोपड़ी में रुकना पड़ता था, ऐसी नॉर्मल जगह पर वहाँ पर रुकना पड़ता था। लेकिन अब एक भिखारी को देख के कोई भी आदमी, अगर तुम ही आदमी हो तो भैया क्या सोचोगे, अरे फिर घर में घुस जाएगा, चोरी कर लेगा, ठीक है। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा थोदला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा, है ना। उसका रास्ता तय करते समय आधा भटक जाने के बाद भी उसका दोस्त जो पीछे भी गया था, है ना। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तो लेखक के अनुसार उपभोग करना, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाला उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। भोगना क्या होता है, किसी चीज को भोगना, भोगना मतलब यूज करना। जैसे मान लो भाई मेरे को आज पढ़ाने में मजा आता तो मैं भोग कर रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ाने का भोग कर रहा हूँ। भोग मतलब मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ कि भाई जो मुझे भैया सुखी सुखी दे रहा है मुझे जीवन में। तुमको लगता है भाई तुम्हें म्यूजिक सुनने से सुख मिलता, सुख तुम्हें लगा घूमने से भैया तुम्हें सुख मिलता, तुम घूमो, समझ रहे हो। तो सुख वाली बात कर, तुम मत घूमो, भी तुम्हारा पढ़ो भैया, तुम्हारी एग्जाम आ रही है। तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि भोगना है सांसारिक जीवन में। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब भैया बाजारवाद बताया इसमें, बाजारवाद के बारे में बाजारवादी संस्कृति बताइए कि जिस प्रकार एक कस्टमर भैया किसी भी आकर्षण हो जाता है, मार्केट में जाता है, ये चीज खरीद लेता है, वो चीज खरीद लेता है। इस बारे में बताइए कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है भैया। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मनुष्य का आत्म केंद्रित होता जा रहा है। समाज दृष्टिकोण से बहुत बड़ा खतरा है कि भैया मनुष्य क्या हो रहा है, एक तरीके से सब वेस्टर्न चीजों में चला जा रहा है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में इतनी कुछ इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अभी जब से रिसोर्स आने लग गए सारी सारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है मनुष्यों की। कभी ये चाहिए उनको, कभी वो चाहिए, कभी फलाना चाहिए, कभी ढिमकाना चाहिए। ऐसी चीजें भैया मनुष्य बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया, हर चीज को चाहिए उसको, हर एक चीज है ना। ये खतरा बन गया लोगों के लिए। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है कि सीधी सी बात है कि गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं को नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, कि लोगों में पेशेंस हो, नैतिकता हो, बुद्धि हो भैया उनमें, है ना, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम हो, भाईचारा हो और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है, वह भोग को बढ़ावा देती है। उपभोग मतलब जितना आप भोग करो, जितनी चीजों का यूज करोगे, है ना, जितनी भी चीजों का आप यूज करोगे जो आपके लिए सही भी नहीं है, मान लो 2 मिनट के लिए, तो आप उन चीजों का भी यूज कर रहे हो, तो वही एक तरीके से उपभोक्तावादी की संस्कृति। आजकल हर इंसान ट्राई करना चाहता है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। कुछ नई चीजें भैया मार्केट में खाने की, लेट्स ट्राई दिस। पता नहीं कि भाई उसके शरीर पे कितने नुकसान है ना। ऐसी कुछ नया फैशन आया भाई, वो भी ट्राई करना है हमको। पता नहीं भाई अपनी जेब में उसके लिए पर्याप्त मात्रा है भी कि नहीं। कोई नई साबुन का एड देख लिया भैया, वही ट्राई करनी है। तो वही बात है, उपभोग करना, है ना। इस कारण नैतिकता खत्म हो रही है, मर्यादा भी खत्म हो रही है। गांधी चाहते थे कि हमारे भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी संस्कृति का हास हो रहा है, खत्म हो रही है। उपभोक्ता संस्कृति प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ और केंद्रित होता चला जा रहा है ना। सामाजिक पतन भी बढ़ रहा है, जिससे समाज पतन की ओर, मतलब समाज का भैया क्या हो रहा है, बुरा ही हो रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं टीवी पर बहुत सम्मोहक प्रभावशाली होते हैं। वो हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों को ध्वनि के सहारे प्रभावित करते हैं। क्योंकि बोले तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, ऐसा लगा किसी छोरी की बात कर, नहीं। सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा, रेखा और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, निरमा, समझी ना। तो क्या है भाई, ये निरमा चल रहा है। तो क्या ही मेरी बात समझ में, इससे तुमको क्या बात समझ में आती है कि भाई एक तरीके से आजकल टीवी पे विज्ञापन भी इस प्रकार दिखाए जाते हैं कि भैया ईमानदारी की कसम आदमी मान लेता है कि हाँ भाई यही सही है। भैया भैया तुम्हें कब्ज है क्या, लो ये लो कायम चूर्ण, ये ले लो। मेरी बात समझ में, तो ऐसी चीज चलती है भैया कि संतूर मम्मी आ गई, संतूर मम्मी, लो संतूर मम्मी बना दिया कि इस ब्यूटी का राज क्या है, अभी तक इतनी तुम्हारी ब्यूटी क्यों। अरे भैया अच्छा खाना पीना खाओ, ब्यूटी ही रहेगी तुम्हारी। नहीं, अब भैया भले मान लो 60 साल की उम्र होगी तो भी संतूर मम्मी दिखेंगी क्या? नहीं नहीं, ये संतूर साबुन लगा लो, इससे संतूर मम्मी दिखूंगी मैं। मतलब 60 साल से उम्र सीधे 20 साल की हो जाएगी, संतूर साबुन लगा लो। हा, ये भैया विज्ञापनों का अलग ही दुनिया है। जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं भैया उनको 21 तोपों की सलामी देता हूं मैं। क्यों? 60 साल की मम्मी को वो 20 साल का बना के संतूर मम्मी, संतूर मम्मी। अरे भैया ये कौन सी मम्मी है? नहीं नहीं, यही क्या भैया मार्केट में, समझ में नहीं आता मेरे को। सबकी पसंद निरमा, रेखा और सुषमा, अरे क्या है भैया ये? तो विज्ञापन वाले भाई बहुत बड़े तरीके से खेलते हैं और हम उनके खेल में फंस जाते हैं। और हम सोचते हैं भैया हाँ यही है, मैं भी इसको लगा के संतूर मम्मी बन जाऊंगी, मेरी भी जो 50 साल की उम्र है वो 20 साल की हो जाएगी।
कोई सेंस है इस बात का? नहीं है, नहीं है। जो सेलिब्रिटीज भैया बड़े बड़े चीज़ों का प्रमोशन करते हैं कि हम ये हम वो, जैसे मोटरोला का प्रमोशन कर रहे हैं भैया, कोई भी कृति सेनन कर रही है मान लो, वो खुद आईफोन चला रही है तो वो खुद उसको प्रोडक्ट नहीं चला रहे। मतलब तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होगी। विज्ञापन को देख के भाई इंसान कुछ भी कर लेता है कि जो इंसान जिस चीज का प्रमोट कर रहा है वो उसको यूज ही नहीं कर रहा है। अब इतने सेलिब्रिटीज है, उनसे वो तुम लोग कोई सा भी फोन को यूज करवाते हो, वो सारे के सारे फोन कौन सा यूज करते हैं? आईफोन यूज करते ही हैं। उनमें से कोई यूज नहीं करता भाई उस चीज को। देख रहे हो तुम कितनी भी चीज पे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? बोलो जुबा केसरी, अब क्या सलमान वो क्या नाम उसका, अजय देवगन का जुबा केसरी खाता है क्या? अब शाहरुख खान भी आ गया, उसमें अक्षय कुमार भी आ गया, वो भी आ गया, तीनों के तीनों क्या बेहतरीन तरह गुटखों में भैया क्या हो गया, अरे तुझे पता थे भाई मैं वो 5 बजे वो गया था ऐसे, उधर से शाहरुख अजय देवगन बोल रहा है ऐसा करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या है भैया, अजय देवगन खा रही है हम भी खाएंगे। अरे पहले अजय देवगन जैसा बन तो जा मेरे लाले, उसके बाद खा लेना। नहीं हम भी खाएंगे, उसको कुछ नहीं हो रही है, देखो पैसा कमा रही है हम भी कमाएंगे। और भैया मुंह में से थूक के बात करो सुपाड़ी। आई हमारी बात समझ में? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति कुछ ऐसी है भैया, जो विज्ञापन के चंगुल में हम फंस जाते हैं। विज्ञापन के चंगुल में हम फंस जाते हैं कि भैया तो बहुत सारे विज्ञापन होते हैं भाई जो आते हैं, 2 मिनट में बन जाती है मैगी मैगी मैगी। अरे भैया 2 मिनट में क्या बनता? 2 मिनट में क्या बनता? 2 मिनट में कुछ भी नहीं बनता। 2 मिनट में मैगी बना रहे हैं। मैं तो सोचते था 2 मिनट तो पानी को उबलने में लग जाते हैं भाई, तो मैगी कहां से बन रही 2 मिनट में? पानी उबलने में भी 2 मिनट ज्यादा समय लगता है। तुम उसको काट भी लोगे, सब कुछ कर भी लोगे, 2 मिनट बाद 2 मिनट बस यही फिरौती बना दिया भैया, यही चक्कर बना रहे तुमको, घन चक्कर तुम बने जा रहे हो बस। ये पूरा मोटिव इन सब का वही है कि हम उपभोग में इतने लग गए हैं, हम चीजों को भोगने में इतने ज्यादा मशहूर हो गए हैं, इतने ज्यादा हम उसमें डूब गए हैं कि हम उसकी तार्किक बातों को देख नहीं रहे, उसकी रियलिटी को हम देख नहीं रहे, हम वास्तविकता से जानकार नहीं हो पा रहे। हम एक भ्रम में, एक डिल्यूजन में, एक डायलेमा में जी रहे हैं। बस हम उस चीज की रियलिटी को नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई ये चीज है। भाई हमारी बात समझ में? यही सीन है भाई। आगे देखते हैं। वे हमारे मन में वस्तु के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। भ्रामक मतलब हमें भ्रम लगा देते हैं, और क्या करे कंट्रोल नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देते हैं। ऐसा आकर्षण हमारी लार भी टपका देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इसके वश में हो जाता है, और इसकी तरह अनुपयोगी वस्तुएं भी हमारे ललायत करती है और हम खरीद लेते हैं। आपके वस्तु खरीदने का आधार किस वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि वस्तुओं के लिए एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी हो भैया, और आपकी नीड कितनी है। क्वालिटी प्लस आपकी जरूरत कितनी, नीड। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण भी पैदा करते हैं, है ना। चलिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? इसलिए कहा है बेटा क्योंकि उसकी शोभा अनुराग हो है। अनुराग मतलब मस्त है, खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली की तरफ फैली हुई है, उसमें सूरज की धूप चमक रही है, शोभा कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई दे रही है। इसके कारण गेहूं, जो अरहर, सनई, सरसों की फसल उगाई है, तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडा रही है, आम, बेर, अनार आदि मीठे फल पैदा हो रहे हैं। आलू, गोभी, बैगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्ची, क्या क्या लेना भैया। देखो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं वही वाला हूँ, सब्जी बेचने वाला। आलू, गोभी, बैगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्ची, ये भैया 10 रुपए किलो, रस्ते का माल सस्ते में, 150 वाला 100 में। ठीक है। फिर गंगा के किनारे तरबूजों की खेती लगने लगी है, पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं, सब दर्शक मनोरंजन पड़ रहे हैं। तो गांव भैया एकदम जनमन को हरता है, मतलब जनमन को हरने वाला भैया, जनमन का दिल हरने वाला की दिल हार वाला काम। फिर कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया? तो कसम किसका भैया? सीधी सी बात है कि कविता में सर्दी के मौसम का की, सर्दी के मौसम का क्या कि इस समय गुलाबी धूप, गुलाबी आंखें नहीं, गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर, हरियाली पर एकदम सोने की चमक, चांदी की, हाँ चांदी पे उनकी उजाली को एहसास करती, चांदी की उजली छाया को। फिर फिर पौधों की पड़ी ओस की हवा से हिलकर उसमें हराक्त का भाव होने का भाव होता है। इसके अलावा खेत में क्या है? सब्जियां तैयार होने पर पेड़ों की तरह तरह के फलाने लग जाते हैं। तालाब के किनारे रेत पर मंगरोट नामक पक्षी अलसीगर सोने से पता चलता है कि वो सर्दी का मौसम कहीं बड़े है ना। चलिए भाई, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों खा गया? यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे।
गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहरा रही है, अनेक प्रकार की फसल लहरा रही है। मनमोहक सुगंध से भरपूर रंगीन तितलियां उड़ रही है। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इन सौंदर्य को जगमगा रही है। इसलिए भैया मरकट के डिब्बे से की गई है। ठीक है, अरहर और सने के खेत कभी कैसे दिख रहे हैं भैया? इन फसलों को पकने में हवा चलती है तो उनमें मधुर आवाज आ रही है ना। फलीदार फसलें हैं और स्त्री के कमर में बंधी हुई करधनी से आती हुई प्रतीक हो रही है। छन छन स्त्री के कमर कमर में बनी होती है ना जो करधनी, इसकी इस मधुर आवाज से कर रहे हैं ना। तो इन्हीं मधुर आवाजों के कारण कवि को अरहर सने के खेत धरती की करधनी जैसे लग रहा है। तो इनको किसी स्त्री की करधनी, धरती की करधनी, स्त्री से इसको उपमान तुलना की गई है, बस उपमा। हाँ, चांदी की उजली जाली के समान किसे कहा गया है? तो चांदी की उजली जाली के समान कहा गया है किसको? सूरज की सफेद किरणों को कहा गया है। यह जाली खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली से लिपटी हुई दिखाई दे रही है। आगे, बादलों के आने पर प्रकृति में जो जनशील गति वगैरह, बादल आते तो क्या होते हैं भैया? बादल के आने की सूचना के बारे में मयूर नाचते हुए देती हुई चलती हैं। फिर उसके आगमन के बारे में पता चलती है, घर के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। मेहमानों को पेड़ द्वारा गर्दन ऊंची कर देखना, धूल का उड़ना, आंधी आना, नदी द्वारा ठिठकना, बाकी नजर से देखना, है ना। बुजुर्ग के सदस्य पीपल के आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करते हैं। स्वागत में तालाब का परात भी भर पानी लाता है, सीधी सी बात है। किसके प्रतीक है? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल किसके प्रतीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। धूल स्त्री का प्रतीक है, पेड़ नगरवासी का प्रतीक है, नदी स्त्री का प्रतीक है ना। लता मेघ का और ताल घर के सदस्य का प्रतीक है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह आते देखा? तो दरवाजे की आड़ में से देखा, क्योंकि वह बादल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। और दूसरी तरफ वह बादलों की ओर देरी से आने का कारण भी उनसे रुठी हुई थी, है ना। भाव स्पष्ट करो भैया, क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की, बाकी चितवन उठा नदी चुटकी घूंघट सरके। देखो दो है, दो को करना है, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको समझ लेना। भावनाओं को यह भ्रम था कि उसके प्रिय नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं मिट जाती है और वह क्षमा याचना कर जाती है। भ्रम मतलब भ्रम टूट जाता है। उसको था कि बादल नहीं आएंगे, उनके नायक तो बादल ही हैं। उनको ऐसा लगा कि बादल नहीं आएंगे, लेकिन बादल आ गए। बादल ने बोला सरप्राइज, आई एम हियर। ओके, फिर भाव बादल अगला, बाकी चितवन उठा नदी चुटकी घूंघट सरके। तो बादल के आने का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ा है। नदी जब ठिठक कर ऊपर देखने की कोशिश करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और तिरछी निगाहों से आए हुए आगंतुकों को देखनी। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, अरे पागल हुआ भी मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, मेरा तो ऐसे अंदाज है, ये शरारतें मस्तियां यही अपना अंदाज है। तुमको जमे तो देखो, देखो अच्छे से देखो, काय को जमे देखो, फेल हो जाओगे। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? तो मेघ रूपी मेहमान जब आए तो अत्यधिक तेज बहने लगे भैया हवा, जिस कारण आंधी चलने लग गई भैया, दरवाजे खिड़की खुलने लग गए, पेड़ झुक गए, बेहतरीन पीपल का वृक्ष झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल मच जाती है, अंत से आसमान से वर्षा होना शुरू हो जाती है। कविता की पहली तो पंक्तियों को पढ़ने से आपके मस्तिष्क में चित्र उभरता है, तो क्या उभरता है भैया? मजदूर बाल मजदूरी का चित्र आता है मेरे, है ना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, मन में विचार आता है कि कब इन बच्चों की दयनीय स्थिति में सुधार आएगा, हमारा भारत कब एक संपन्न देश बन जाएगा जहां हर बच्चा मजदूरी करने के बाद स्कूल जाएगा। कभी का मानना बच्चों काम पर जाने से भयानक बात का विवरण न लिख के सवाल के रूप में पूछना चाहिए। सीधी सी बात है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेदार समाज ही है। समाज को इस समस्या से अवगत कराने के लिए और इस समस्या के कोई ठोस कदम उठाने के लिए कवि ने बात प्रश्न के रूप में पूछी है, क्योंकि यदि ये बात वितरण के रूप में पूछी जाती तो इसका समस्या पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्योंकि सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चों का वंचित रहने का मुख्य कारण है कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था, जिस कारण गरीब बच्चों को मन न होते हुए भी माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती है, जहां जीविका के लिए इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुख सुविधाओं को जुटाना असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन जीवन के हर कोई बच्चों काम पर जाते हुए देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इस प्रकार की उदासीनता के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है। जागरूकता और जिम्मेदारी होना उठाने की कमी के कारण वे सोचते हैं कि कार्य सरकार का है, उनका नहीं। अपने निजी जीवन में व्यस्त होने के कारण लोगों का दूसरी समस्या का कोई ध्यान नहीं होता है। लोगों को कम पैसों में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए वो कभी विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब कहाँ घूमते हुए देखा है ना। जैसे लिखा है कि बच्चे फल सब्जियों को ठेला लगा रहे हैं, चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, निजी दफ्तर का काम, कारखानों में, घरों में बर्तन धो रहे हैं, होटलों में देर रात तक काम कर रहे हैं। तो बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति की जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी के कारण, अपने घरों की जिम्मेदारी के कारण बेचारे बापड़े पढ़ लिख नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, अपनी गरीबी के कारण अपनी जिम्मेदारियां अपने माता पिता को देखते हैं कि हमारे माता पिता आज क्या है बेचारे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए भैया बेचारे वहाँ पर वो जाते हैं। आगे मेरी बात समझ में क्लियर हो गया बेटा? इतना
अभी तक भैया क्लियर हुए कि नहीं हुए तुम्हें ये बता दो, अभी तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, जल्दी से मुझे बता दे। अभी तक क्लियर हो गई होगी आई होप। आगे देखते हैं किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, उन्हें पक्षी ने बता दिया। हाँ सलीम अली बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कि जीवन की दशा को बदलने वाली घटना उनके बचपन से जुड़ी है, जब उनकी एयर गन से घायल होकर एक नीले कंठ की एक गोरैया गिर पड़ी। यह घटना उसके भीतर पक्षी को प्रति गहरी जिज्ञासा और प्रेम जगाने का कारण बनी। इसके बाद वो पक्षियों को समझने, उनकी देखभाल करने के लिए जुट गए। वो गोरैया को उनके खोज और शोध के नए नए रास्तों की प्रेरणा बनती रहेगी। भैया उनकी गोरैया थी एक, उनसे एक तरीके से शूट एयर गन से शूट हो गई थी और वो मर गई थी बेचारी। नीलकंठ की गोरैया थी वो बेचारी, क्या हो गई थी, मर गई थी, मतलब बेसिकली हाँ आंखें दुख रही है आज। तो बेसिकली उसको भैया क्षति पहुंच गई थी उससे, तब जाके उनके दिल में एक भावना हुई। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण को संबंधित किन संभावित खतरों से बताया कि पर्यावरण में क्या क्या संभावित खतरे हैं। तो सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने बताया कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से, झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने पर्यावरण के संभावित खतरों को ऐसा प्रभावशाली चित्र खींचा जिसमें यह बताया कि साइलेंट वैली जैसे वन क्षेत्र नष्ट हो गए तो इस पर्यावरण और पक्षियों को कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उनकी बातों ने चौधरी चरण सिंह को इतना प्रभावित किया कि उनकी आंखें नम हो गई, है ना। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा थी भैया, तो उसकी लॉरेंस पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने यह कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है, क्योंकि लॉरेंस का जीवन बहुत ही क्या है, सादा और प्रकृति के करीब है, नेचर के करीब है उसका भैया, नेचर के करीब है। और गोरैया जो पक्षी वगैरह हैं, जितने पक्षी हैं वो नेचर में ही रहते हैं, प्रकृति में ही रहते हैं। वह इतने सरल और खुले इंसान थे कि उनके बारे में गोरैया जैसी छोटी चीज भी समझ सकती थी, जिनके शब्दों में बताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्लियर है। फिर आशीष पची वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। मतलब यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि सलीम अली का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि डॉक्टर डीएस लॉरेंस का था। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप होने का मतलब यह कि सलीम अली ने अपना पूरा जीवन प्रकृति की सरलता और उसको गहराई को समझने में निकाल दिया। कोई अपना जिस्म की हिरासत और दिल की धड़कन देकर भी उसको लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा गा सकेगा। इस वाक्य आशा है कि जब कोई चीज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे वापस लाना असंभव हो जाता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। क्लियर है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी, क्योंकि महादेव वर्मा के पिता चाहते थे कि वह उर्दू फारसी सीखे, लेकिन लेखिका का उर्दू फारसी सीखने में मन नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा। उन्होंने कहा था कि मेरे वश में नहीं है। उनका झुकाव संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों की ओर अधिक था। लेखिका को गीता में विशेष रुचि थी, इस कारण वह हिंदी और संस्कृत को अच्छी लगती थी। ठीक है। लेखक ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की इनकी श्रद्धा को उल्लेख किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। तो मेरे बचपन के दिन से लिया गया महादेव वर्मा ने लिखा है। अपने माँ के व्यक्तित्व की कई विशेषता का उल्लेख किया कि उन्होंने बताया कि मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती थी, है ना, संस्कृत में ज्ञान थी, उनको गीतों के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। माँ ने उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उनकी माँ उन्हें गीत सुनाया करती थी, लेखक को अपनी माँ से प्रेरणा मिलती थी। ज्वारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंधों को लेखिका के आज संदर्भ में कैसा स्वप्न जैसा क्या है। सीधी सी बात है, लेखक कहना है कि उस समय पारिवारिक संबंधों में अपनापन और परस्पर सम्मान की जो भावना थी वो आज नहीं है। जवारा और नवाब के उनके परिवार के बीच अत्यंत स्नेहपूर्ण सम्मान का रिश्ता था। नवाब उनके पारिवारिक उत्सवों में शामिल होते थे। नवाब की बेगम भी लेखक के परिवार को अपना परिवार मानती थी, उनके पड़ोसी जो थे, है ना। लेखक का कहना है कि ऐसे संबंध किसी सपने की तरह ही लगते हैं, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे निस्वार्थ लोग बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। सीधी सी बात है। तो ये मेरे बचपन के दिन, महादेव वर्मा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया कि मेरे किस प्रकार से बचपन के दिन थे, है ना। जुबेनिस्सा महादेवी के वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जुबेनिस्सा के स्थान पर आप होते तो क्या करते, कुछ नहीं करती। मैं चाहती कि मैं कार्यों की तारीफ करूं, मुझे उसके जीवन में लेखन में महत्वपूर्ण माने, साथ साथ उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती। मुझसे कहती मैं भी कविताएं सिखाए, है ना। सुभद्रा जी ने लेखक कविता को ऐसा पता लगाया, समझो भैया। सुभद्रा जी ने एक दिन लेखक किताबों, सुभद्रा कुमारी चौहान तलाश की और उनकी कविताएं खोज निकाली। सुभद्रा ने एक हाथ में कागज ली और एक हाथ से लेखिका को पकड़ा। पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। प्रेमचंद के फोटो जुटे पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा प्रस्तुत किया भैया, तो समझाओ। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। उन्हें सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी थी और धोती कुर्ता पहना था। उनके कान और आंख के बीच का स्थान चिपका हुआ था। गालों की हड्डियां निकल आई थी, परंतु उनकी घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा लग रहा था। उनके पाँव में कैनवास के जूते पहन रखे थे, जिनसे फीते अव्यवस्थित तरीके से बंधे हुए थे। उनके जूते के जो लेस थे वो इधर उधर थे, है ना। बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिसमें उनकी उंगली बाहर निकल रही थी। तो प्रेमचंद के फटे जूते यहाँ पर लेखक ने फटे जूते पर क्यों अटक गई थी उनकी निगाह। तो सीधी सी बात है, दाहिने पाँव का जूता ठीक था, लेकिन बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा सा, उल्टे पाँव के जूते में क्या हो गया था, छेद हो गया था, जिसमें उनकी उंगली बाहर आ रही थी, हाय कर रही थी। जैसे देखा तो उनकी नजर जूते पड़ गई। फटे जूते देखकर प्रेमचंद कैसा व्यक्तित्व पता चलता है। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा पता चलता है, ये ध्यान रखना। और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद नहीं है, बता दो कौन इनके लेखक। उनको लगा कि उनके पास कोई कपड़े नहीं है। उनको देखकर लग रहा था कि उनमें कपड़े बदलने का गुण होगा नहीं।
जैसे जैसे हैं वैसी फोटो खिंचवाने आ गए, मतलब सार्थकता दिखा रहा हूँ कि जैसा हूं मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ, कोई बनावटीपना नहीं है मेरे अंदर। फिर उनके अनुसार प्रेमचंद का जूता फट गया था, उनकी उंगलियां बाहर दिख रही थी, परंतु इन सब के बावजूद भी उनके चेहरे पर बेपरवाही, बड़ा विश्वास था। इससे पता चलता है कि वो प्रेमचंद बिल्कुल भी दिखावटी नहीं थे, वे सीधे सीधे व्यक्ति थे, वो सीधा सीधा काम करना जानते थे, बात खत्म। ठीक है। प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान क्यों थी, ये भी समझो। चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी, इसका कारण था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी कष्ट पर जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अभाव के कारण उनके जीवन की खुशियां, मुस्कान मानो खो सी गई थी। फोटोग्राफर के रेडी कहने पर भी जब मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, तभी फोटोग्राफर ने उनके सही से मुस्कुराने पर पहले ही फोटो खींच दिया। उनकी मुस्कान भी अधूरी रह गई, झूठी नहीं, मुस्कान झूठी नहीं रह गई, मुस्कान उनकी बहुत ज्यादा अधूरी रह गई। लेखक को क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते, लेखक के द्वारा दिए गए उदाहरणों को समझाइए। 1 मिनट रुक जाओ, पानी पीन दो, उसके बाद समझाएंगे। हाँ भाई, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, लेखक को लगता था कि प्रेमचंद का फोटो का महत्व नहीं समझते। देखो भाई, पहली बात तो ये कि जो प्रेमचंद जी है वो बेसिकली अपने जीवन में सार्थकता को बताते कि सादगी को, हाँ, सादगी तो हमारी जरा देखिए, है ना। तो सादगी को बताते हैं कि जो आजकल की दिखावे की जनरेशन है, जो आजकल के दिखावे की जो मूरत है, या फिर जो आजकल लोगों दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, उसमें हमारे प्रेमचंद जी इस तरीके से थे कि वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने, उन्होंने क्या जूते पहने, उनका जूता फटा है कि क्या है। वो अपने कपड़ों से ज्यादा, वो अपने चित्र से ज्यादा चरित्र को महत्व देते थे। तो आपके चरित्र चित्र से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। चित्र कितना भी अच्छा हो, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप फिर वो व्यक्ति ही, मतलब आप में फिर वो मानवीय गुण नहीं है जो आप अपने जीवन में उस गुणों को दिखा रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, आपका चरित्र सही होना चाहिए। चित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ये बात सिद्ध करी। अब लेखक को क्या लगा कि भैया फोटो का महत्व क्यों नहीं देते, लेखक को लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते क्योंकि अगर वे फोटो का महत्व समझते तो वे फटे जूते नहीं पहनते। फोटो समझ गए कि अगर वो चित्र का समय महत्व समझते कि भैया मुझे चित्र में अच्छा दिखना है, तो फटे जूते नहीं पहनते। सीधी सी बात है भाई, वो कहीं ना कहीं से खरीद के, प्रेमचंद जी कोई गरीब नहीं थे बेटा, गरीब परिवार से नहीं थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। मुझे पता था। तो भैया वहां जाके वो लेके आते, या फिर एकदम टिप टॉप होके सूट बूट होके पहनते हैं। अब तुमसे बोलो भैया फोटो शूट पे चलना है, तुम तो सारी नई चीज पहन लोगे भैया, एकदम नई नई चीज पहन के जाओगे सबकी, भैया हमको सब कुछ नया चाहिए, हम पुराना कुछ नहीं पहनेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रेमचंद जी थे भैया, वो भी इस प्रकार से थे। प्रेमचंद जी इस प्रकार से थे, है ना। वो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। हाँ, ये बात भी सही भैया, 5 मिनट के लिए तो जूते देते, 5 मिनट में पहन लूंगा, फिर तो ले जाना मेरे फट रहे, ये करता ना आदमी। हाँ, वो भी चल रही ना भैया रील, ये भी किसी से मांग लेते। जैसे क्या हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले ही सकता हूं ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त के पास तो है ना, है ना। वो बोलता है ना अभी जो वो रील चल रही है। तो प्रेमचंद जी भी सोच रहे थे कि मेरे पास जूते नहीं तो क्या हुआ, सामने वाले से तो ले सकता हूं ना। पर उन्होंने नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, समझो भाई, वो दिखावा ही नहीं करना है उनको। तुम पे नहीं है, तुम रहे हो जैसे हो भैया, सीधी सी बात है। अब उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि लोग तो कांटे मांगे कर दूल्हा भी लोग तो कोट मांग कर दूल्हा भी बन जाते हैं और मोटर मांग कर बारात भी निकाल लेते हैं, यहां तक कि फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग कर ले आते हैं। क्या बात बोली है भैया, मजा ही आ गया मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं कि लोगों कोट मांग कर दूल्हा बन जाते हैं, गाड़ी मांग कर बारात निकाल देते हैं और दूसरे की बीवी बीवी तक मांग लेते हैं।
तो भैया बीवी तक भी मांग कर ले आते हैं। मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ, कि मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ आंसर, जब भी पढ़ता हूँ भाई मुझे बहुत मजा आते हैं कि बीवी उठा के लिया भैया, मैं शादीशुदा हूँ दूसरे की बीवी के साथ। बस देखा फोटो के लिए, अरे भाई कोई गलत नहीं लगा, सिर्फ फोटो के लिए, फोटो के लिए आई एम शादीशुदा विद अनदर बीवी। ब्रदर फ्रॉम अनदर मतलब सुना था, ये तो भैया वाइफ फॉर अनदर हस्बैंड हो गया। ठीक है। और प्रेमचंद जी से जूते भी नहीं मांगे गए तो लोग बाबू क्या क्या कर लेते हैं, कितनी कितनी बड़ी सीमा, मतलब लोक सीमा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने कि भैया बीबी मांग के लिया है बारात। चलो ठीक है, कोर्ट का ठीक था, गाड़ी का भी ठीक था, लाड़ी भी मांग के लिया है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि जब लोगों ने ये सब मांग सकते तो प्रेमचंद जी के लिए तो बाएं हाथ का खेल था, कहीं से मांगते। प्रेमचंद जी इतना बड़ा नाम भैया, भयंकर मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा नाम भैया हिंदी साहित्य में, कौन उनको मना करे, उनके लिए भैया पूरा का पूरा जहां फूक दे वो। फिर क्या हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रेमचंद जी को फोटो के महत्व का पता नहीं है। लेखक को आगे और भी उदाहरण देते हैं, जैसे लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं, उनके अनुसार से फोटो में खुशबू आ जाती है ना। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, अर्थात गंदे से गंदा आदमी भी फोटो खिंचवाने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर आता है। ऐसा यहां पर उन्होंने उदाहरण बताया भैया, इस प्रकार से कि क्यों लेखक को लगता था कि प्रेमचंद जी फोटो का महत्व नहीं समझते। सीधी सी बात है भाई, फोटो का महत्व इसलिए ही नहीं समझते, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी तो खैर चलता रहता। चलो बता दो प्रेमचंद जी की 2 रचना फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रेमचंद जी की आप 2 रचना को फटाफट से कमेंट करके बता दो। 2 रचना प्रेमचंद लिख के बताना, सबकी मिक्स में जाए, सब जिन जिन की रचना पूछिए वो रचनाओं को लिख के बताना। अभी सब लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, कैसा लगा भाई लेक्चर, मजा आया होगा तुम लोगों को। कुछ नहीं करना तुमको, इसका तगड़े तरीके से एक बार रिवीजन कर लेना है, इसका रिवीजन करना, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो बढ़िया तरीके से। जो भी नहीं है बेटा एनसीईआरटी रीड कर लो, अभी फटाफट से रीडिंग कर लो बढ़िया से। अगर तुमको नहीं कोई सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है एनसीईआरटी रीड कर लो, बाकी तो तुम्हारे निक्को भैया तुम्हारा साथ है ही सही। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लेक्चर, मजा आ गया होगा आई होप भैया। और बता देना अपना पूरा का पूरा प्यार कमेंट में, है ना। और जितने क्वेश्चन पूछो सारे सारे कमेंट में आपको बताने ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।